हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे। आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो कर दीजिए क्विकली कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे डिस्कशन को, हमारी एग्जाम टाइम रिवीजन क्लास को, जिसमें हम CIB ABM पेपर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया है फ्रॉम द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए, और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बनी रहती हैं, तो उनमें से हमने उसको सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। बैंकर्स मेक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। सो बोरोर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बोरोअर्स, जिसमें बैलेंस शीट होता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लोज होते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो यहाँ पे हमें 4-5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एस्टिमेट फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, डिटेक्शन ऑफ डेंजर सिग्नल्स, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, इंप्रूविंग प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंस्ड फर्म। तो ये 5 डिफरेंट हमारे सामने ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। हमने इनमें से बताना है कौन सा आंसर आपको लगता है वो करेक्ट है। तो यहां से ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके इवेल्युएट करिए और फिर देखिए इनमें से कौन कौन से आपको लगता है कि वो करेक्ट हैं। हम जो एनालिसिस करते हैं बोरोर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको लेकर के। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बोरोर की परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का आंकलन करना, एस्टिमेट करना। तो दिस इज करेक्ट। देन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस उसके ऊपर बेस करके एस्टिमेट करना, ये भी करेक्ट है। अगर कोई डेंजर सिग्नल्स हैं तो डिटेक्ट दोज डेंजर सिग्नल्स, दिस इज ऑल्सो इज करेक्ट। उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है उनको असेस करना, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। उसके प्रॉफिट्स जो फर्म हमने फाइनेंस की है उसके प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना, ये हमारे हाथ में नहीं है, सो वी डू नॉट डू दिस। तो दिस मीन A to D all options are correct. So our answer will be A to D. Let us go to question number 2. For the purpose of analyzing balance sheet, the liabilities are rearranged in the following order. तो जब हम बोरोर की बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं, बिकॉज जो बोरोर हमें सबमिट करता है बैलेंस शीट, उसका अपना एक ऑर्डर रहता है, लेकिन हमने क्योंकि एनालिसिस करना है इसीलिए हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। तो हमने बताना नीचे उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है। तो ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। सो देखिए इनमें कौन सा लगता है कि ये करेक्ट उसका ऑर्डर बनता है, वन आफ्टर वन। नेट वर्थ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, नेट वर्थ करंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, नेट वर्थ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, नेट वर्थ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहता है, प्रॉपर ऑर्डर क्या रहता है?
सबसे पहले हम सबसे टॉप पे हम लेते हैं उसके नेटवर्थ को, उसके बाद फिर हम लेते हैं उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को, उसके बाद हम लेते हैं उसकी करंट लायबिलिटीज को, और उसके बाद अगर उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं तो उनको हम सेपरेटली ले लेते हैं। तो यानी हमारा ये ऑर्डर बनता है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अगर हम इस फार्मूले की इंफॉर्मेशन यूज करें तो इससे हम किस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसी रेशियो का फार्मूला है, हमने बताना है कि ये फार्मूला यूज करके हम कौन सी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे सामने हमारे ऑप्शंस हैं। इससे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या डेट सर्विस कवरेज रेशियो, या डेट इक्विटी रेशियो, या टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो। सो हम कौन सी रेशियो इससे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड ये जो फार्मूला हमें दिया हुआ है वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो का, DSCR का। तो हम इससे DSCR कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है DSCR में एक और भी है। DSCR हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं इस रेशियो को कैलकुलेट। हम टर्म लोन का जो इंस्टॉलमेंट है अमाउंट है उसको, और टर्म लोन का जो रीपेमेंट पीरियड है उसको असेस करने के लिए इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग कैपिटल मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या रहता है। सो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग रहता है फंड्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर डे टू डे बिजनेस, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। तो इसमें हमारा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनता है, हमने बताना है वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इन सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो कौन सा आंसर आपको लगता है कि वो करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फंड्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर डे टू डे बिजनेस, ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन हम इससे कोई बेटर ऑप्शन हो तो उसको भी देख लेते हैं पहले। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, नो डेफिनेटली इसको तो नहीं कहते हैं। फिक्स्ड एसेट तो वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं आते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इससे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो नेट वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं जिसको हम मार्जिन कहते हैं, तो ये भी नहीं है। अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, यस दिस इज द most appropriate explanation. So this is our answer. Amount of current asset, अगर ऑप्शन डी हमारे पास अवेलेबल ना होता तो हम फिर ऑप्शन ए को टिक कर देते। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following methods are used in making assessment of working capital and sanctioning working capital limits by banks। तो हमने इनमें से किस मेथड को यूज करना है जब हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं टू सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो एक मेथड हमारे पास है होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड ऑफ टंडन कमेटी, जिसको हम MPBF कहते हैं। प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड ऑफ नायक कमेटी, कैश बजट मेथड। तो यहाँ पे 3 मेथड हमें बताए गए हैं, हमने इनमें से पिकअप करना है कौन सा आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। So which are different methods for assessment of working capital?
वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एमपीबीएफ मेथड, जो टंडन कमेटी का मेथड है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड कहते हैं। दूसरा प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, प्रोजेक्टेड सेल है, जो नायक कमेटी का मेथड है, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। तीसरा कैश बजट है, ये भी है। तो तीनों मेथड्स को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं, तो दैट मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेथड ए में, मेथड बी में अमाउंट के हिसाब से कट ऑफ रहता है। मेथड सी जो है उसमें अमाउंट के अनुसार नहीं, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी इस मेथड का यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ सैंक्शनिंग टर्म लोन। तो टर्म लोन सैंक्शन करने के लिए कौन सी रेशियो इनमें से इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इसका आंसर तो हम बहुत क्विकली अब दे सकते हैं, बिकॉज हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, या डेट इक्विटी रेशियो है, या डेट सर्विस कवरेज रेशियो एंड करंट रेशियो है, या डेट सर्विस कवरेज रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो है। सो अगर हमने टर्म लोन को सैंक्शन करना हो तो फिर इनमें से मोस्ट यूजफुल रेशियो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, आपके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये। हमारी वेबसाइट jibcibonline.com, इसमें आपको CIB के सभी कंपलसरी पेपर्स के लिए 10 मॉक टेस्ट फॉर ईच पेपर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनमें इट मीन्स कई सारे क्वेश्चंस आ जाते होंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा मैंने कहा, ऑनलाइन अवेलेबल है, यानी आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस वेबसाइट को। रियल टाइम बेसिस के ऊपर इसमें प्रैक्टिस करेंगे, दिस मीन आपको टाइम मैनेजमेंट में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, कंटेंट में तो मिलेगी। इसका स्पेशल फीचर है कि जब आप ये टेस्ट सबमिट करेंगे, आपके करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं वो आपको पता चल जाएगा, रॉन्ग आंसर कौन कौन से हैं वो पता चल जाएगा, रॉन्ग आंसर का करेक्ट आंसर कौन सा है वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी कुल मिला के हमें ये बेनिफिट दे सकती है। लेकिन बचे हुए टाइम के बीच में अगर आपने बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना है तो फिर आप जो रिवीजन करना है एट दिस स्टेज वो हमारे वीडियो लेसन से कर लीजिए क्विकली। हमारी केस स्टडी वीडियोस को यूज करिए फॉर द पर्पस ऑफ केस स्टडी रिवीजन, और PDF क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो जिसमें उसी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन ये हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, nstorschoolofbanking.com। तो इनको यूज करिए, इनका बेनिफिट लीजिए और अपना पास होने की पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव करिए। इन दोनों वेबसाइट्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप उस लिंक को पिकअप कर सकते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जो रिवीजन करना है, जो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और वो बहुत लो प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी में, तो इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इफ ए बैंक फाइनेंसेस द प्रमोटर फॉर अक्वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अगर किसी प्रमोटर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर चली हुई कंपनी, चलती कंपनी को अक्वायर करना है, परचेज करना है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो फाइनेंस का हम देंगे वो कितना अमाउंट हो सकता है? फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर अक्वायरिंग प्रमोटर स्टेक इन द कंपनी बीइंग अक्वायर्ड। लेट अस से देयर इज ए कंपनी कॉल्ड Z। इस कंपनी को ए पर्सन एज ए प्रमोटर परचेज करना चाहता है, और परचेज करने के लिए इसको एज ए प्रमोटर लेट अस से 10 करोड़ देने पड़ेंगे टू अक्वायर दैट मच शेयर। सो 10 करोड़, तो हम कितने % ऐसे फाइनेंस कर सकते हैं इस 10 करोड़ का? तो दैट इज द क्वेश्चन। ये हमारे परसेंटेजेस हैं।
15%, 20%, 25% and D 50%. So how much promoter's stake can be financed? अगर ये एक्विजिशन करना है, सो दिस इज 50%, यानी प्रमोटर स्टेक के लिए उसको जो भी अमाउंट बनता है उसका 50% बैंक फाइनेंस कर सकते हैं। Which of the following is an important precaution which is required to be taken in a documentation? तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो इनमें कौन सी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन हमें लेनी होगी? तो ये 4 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इसके बेसिस के ऊपर हमने यहां से आंसर देने हैं। तो देखिए हम क्या क्या है हमारे पास स्टेटमेंट। पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी, date of execution not earlier than date of payment of stamp duty, parties signing document have proper authority, document is required to be registered, it should be got registered। अगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने की जरूरत है तो इसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। सो देखिए इसमें कौन कौन से प्रिकॉशन हमने लेने हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो या तो पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है, हम इस समय कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? प्रिकॉशंस। तो स्टैंप ड्यूटी जहां जरूरत है वो हमें पे करनी पड़ेगी, दिस इज करेक्ट। जो डेट ऑफ साइन है वो पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी अगर हम साइन करवा रहे हैं 3 नवंबर को, तो डॉक्यूमेंट की डेट जो है, डॉक्यूमेंट की पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी 2 नवंबर तक हो जानी चाहिए, और इट कुड बी इवन ऑन 3 नवंबर। पार्टी साइनिंग द डॉक्यूमेंट है प्रॉपर अथॉरिटी, ये भी जरूरी है कि जो पार्टी डॉक्यूमेंट को साइन कर रही हैं उनके पास प्रॉपर अथॉराइजेशन हो। इफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी गॉट रजिस्टर्ड। सो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत रहती है, जैसे मॉर्गेज डीड है, इसकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर्स हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following objective is served by credit control and monitoring system? क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सर्व किया जाता है? To ensure that funds provided by bank are put to intended use, to ascertain that business continues to run on projected lines, in case of deterioration to make rehabilitation or recovery action। तो इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सर्व किए जाते हैं वो हमने बताना है। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली देखिए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा यहां से करेक्ट बनता है, ए बी सी डी में से। सो सभी स्टेटमेंट्स को यहां पे हमें केयरफुली रीड करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो पैसा हमने लगाया उसको सही जो इंटेंडेड पर्पस था उसके लिए लगाया गया या यूज किया गया या नहीं, ये करेक्ट हुआ। टू असर्टन दैट बिजनेस कंटिन्यूज टू रन ऑन प्रोजेक्टेड लाइंस, तो ये भी असर्टन करना, ये भी जानना कि बिजनेस प्रोजेक्टेड लाइन के ऊपर चल रहा है। तीसरा, अगर डिटेरियोरेशन होता है, खराबी आती है, तो रिहेबिलिटेशन या रिकवरी एक्शन इनिशिएट करना, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, बोर्ड ऑफ बैंक शुड हैव प्रॉपर पॉलिसी टू अरेस्ट deteriorating asset quality in their books and have proper credit risk management system. This policy should preferably be reviewed on which basis? सो बैंक का जो बोर्ड होता है उसको चाहिए कि एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जिसके चलते हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट ना हो हमारी किताबों के अंदर, और हमारा जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो।
ये जो पॉलिसी है, ये इसका जो रिव्यू किया जाएगा वो किस बेसिस के ऊपर किया जाएगा? तो प्रेफरेबली एनुअली हो, प्रेफरेबली हाफ ईयरली हो, प्रेफरेबली क्वार्टरली हो या मंथली हो। तो रिव्यू ऑफ दैट पॉलिसी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। सो इस पॉलिसी का रिव्यू कितनी पीरियोडिसिटी के ऊपर होना चाहिए? फ्रेंड, प्रेफरेबली ये रिव्यू हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। द आइडियल सिचुएशन विल बी, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस हाफ ईयर में काफ़ी चेंज हो जाती हैं। तो अगर उनके मुताबिक हम पॉलिसी को चेंज करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारी पॉलिसी करंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक रहेगी। तो अगर वो एनुअली होगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा, अगर क्वार्टरली या मंथली होगा तो थोड़ा अर्ली हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रेफरेबली, तो इसका रिव्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11. So which is an arrangement or which is an instrument under which risk seller get risk protection by paying regular premium to risk buyer which issued the instrument to the underlying creditor? हमने उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है या अरेंजमेंट का नाम बताना है। तो ये क्रेडिट रिस्क इंस्ट्रूमेंट, ये है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये है क्रेडिट डिफॉल्ट ऑप्शन, ये है क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। सो व्हाट इज द आंसर? So it is an arrangement in the form of an instrument. ये एक अरेंजमेंट है इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में, जिसमें जो रिस्क सेलर है उसको रिस्क प्रोटेक्शन मिलती है और उसके लिए वो एक रेगुलर प्रीमियम पे करता है। किसको? रिस्क बायर को। ये इंस्ट्रूमेंट इशू कौन करता है? ये इशू करता है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इशू होता है अंडरलाइंग क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे हम इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, क्रेडिट के डेरिवेटिव्स हम इनको कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा क्रेडिट डेरिवेटिव, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 11 में। फ्रेंड, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्रेडिट लिंक्ड नोट्स की है। सो लेट अस से एसबीआई ने एक टर्म लोन दिया और टर्म लोन एसबीआई को लगता है कि ये रिस्क वाला है, तो एसबीआई इसमें रिस्क प्रोटेक्शन ले लेता है किसी एंटिटी से। लेट अस से स्पेशल पर्पस एंटिटी है वो, इससे वो प्रोटेक्शन ले लेता है। तो इसमें एसपीई बन जाएगा रिस्क सेलर, एसपीई बन जाएगा रिस्क बायर, और इसके बदले में एसबीआई रिस्क, क्योंकि उसको मैनेज किया जा रहा है, तो एसपीई को वो प्रीमियम पे करेगा। और इसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट लिंक्ड नोट। अगर ये इंस्ट्रूमेंट इशू ना किया जाए तो फिर ये ब्रॉडली बन जाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। लोन एसेट इन विच डिफॉल्ट हैज इधर अकर्ड और सच अकाउंट फेस रीजनेबल सर्टन प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट आर कॉल्ड। ऐसे लोन एसेट जिनमें या तो डिफॉल्ट हो चुका है या ऐसी संभावनाएं हैं कि उनमें डिफॉल्ट हो सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग कहेंगे, स्ट्रेस्ड लोन्स कहेंगे या विलफुल डिफॉल्टर्स कहेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 में ये किस चीज का डेफिनेशन है ये हमने बताना है। इवेल्युएट करिए पूरी स्टेटमेंट को और फिर देखिए यहां पे इन ऑप्शन में से हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी में से। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस्ड लोन्स की। स्ट्रेस्ड लोन्स में वो अकाउंट भी हैं जिनमें डिफॉल्ट हो चुका होता है और उनमें वो अकाउंट्स भी आ जाते हैं जिनमें रीजनेबली सर्टन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ डिफॉल्ट होगा, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स। एनपीए वो हैं जो एनपीए हो चुके हैं और आउट ऑफ ऑर्डर वो हैं जिनमें अभी एनपीए हुए नहीं हैं लेकिन वो इरेगुलर में चले गए हैं। तो विलफुल वो हैं जिनमें वो चुकता नहीं करता और वे एनपीए हो चुके हैं।
तो इसीलिए हमारा ऑप्शन आंसर बन गया स्ट्रेस्ड एसेट। क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर एसेट बिकम्स स्ट्रेस्ड व्हेन। अगर वो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर हो, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर क्या होता है, कंट्री ए कंट्री बी, कंट्री बी के अंदर वो लोन दिया गया लेकिन लोन वो दिया गया कंट्री बी के अंदर, तो ये हो गया क्रॉस बॉर्डर। तो क्रॉस बॉर्डर एसेट स्ट्रेस्ड कब बन जाएगा, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पेमेंट इज नॉट मेड बाय द इंपोर्टर, सिक्योरिटीज आर नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द एक्सपोर्टर, फॉरेन करेंसी फंड्स नॉट रिमिटेड बाय पार्टी अंडर ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट, एनी ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आंसर? सो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर एसेट कब बनेगा, इसको मैं आपको बेसिकली समझा देता हूं। सो बैंक ए इंडियन बैंक है, इसने अपने एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट लोन दिया। ये पोस्ट शिपमेंट लोन में इसने बिल परचेज किया होगा, डिस्काउंट किया होगा, और वो इंपोर्टर है हमारे कंट्री बी के अंदर। ये इंपोर्टर कंट्री बी के अंदर है, ये पेमेंट नहीं कर पा रहा, दिस कुड बी वन रीजन, या ये तो पेमेंट कर रहा है लेकिन इसका कंट्री जो है वो पेमेंट नहीं करने दे रहा। तो दैट मीन फॉरेन करेंसी का पैसा जो इस कंट्री से हमें आना था वो नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एसेट स्ट्रेस्ड हो गया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। फॉरेन करेंसी फंड्स नहीं आ रहे, नहीं भेजे जा रहे उस पार्टी के द्वारा जो ऑब्लिगेशन जिसकी है उन पैसों को भेजने की। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, once a borrower is reported to be in default by any of the lenders, they shall undertake prima facie review of account within how much period from such a default। तो आरबीआई की ये गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस हैं, इनके मुताबिक अगर एक बोरर एक बैंक के साथ डिफॉल्ट में चला जाता है और वो लोन एक से ज्यादा बैंक दे रहे हैं, बैंक ए बी बैंक सी, लेटर से बैंक सी में वो डिफॉल्ट में चला गया, तो उस केस में तो ये तीनों बैंक मिल करके रिव्यू करेंगे एक, ये देखने के लिए कि भाई इसमें कोई डिफॉल्ट की सिचुएशन क्या बनती है, तो इसको हम रिव्यू पीरियड कहते हैं। हमने बताना है इन्होंने रिव्यू ये कितने पीरियड में करना है। सो ये रिव्यू पीरियड कितना है, ये रिव्यू पीरियड कितने दिन में हो जाना चाहिए, 15 डेज में, 30 डेज में, 45 डेज में या 60 डेज में। सो व्हाट इज द रिव्यू पीरियड? क्वेश्चन नंबर 14, तो अगर एक बैंक में डिफॉल्ट हुआ है बाकी बैंकों में डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो बैंक आपस में मिल करके एक रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू कितने पीरियड में हो जाना चाहिए, इस रिव्यू को हम कहते हैं रिव्यू पीरियड। तो ये हो जाना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन में हो जाना चाहिए। सो फ्रॉम द टाइम, तो जब एक बैंक दूसरे बैंकों को रिपोर्ट करेगा कि भाई मेरे यहाँ इसका डिफॉल्ट हो रहा है, उसके विद इन 30 डेज। क्वेश्चन 15, in case if a case has been filed by debt recovery tribunal under provision of debt recovery tribunal act, process of sale of security can be initiated under SARFAESI act। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर केस हमने एक लोन अकाउंट का सूट फाइल कर दिया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर, वो भी डीआरटी एक्ट में, लेकिन हम साथ में ये चाहते हैं कि सरफेसी एक्ट में जो हमारे पास सिक्योरिटी को सेल करने की पावर है उसको भी हम पावर यूज कर सकें, तो उस केस में क्या किसी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने पिकअप करना है कि किस केस में या किस सिचुएशन में ऐसा हो सकेगा। सो क्वेश्चन नंबर 15, with the permission of Supreme Court, with the permission of RBI, according to Supreme Court judgment in Mardia Chemical vs Union of India, according to Supreme Court judgment in Transcore vs Union of India, तो इनमें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 15 में?
फिर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था ट्रांसकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। तो दिस मीन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रिहेबिलिटेशन पैकेज इन केस ऑफ MSc units should be fully implemented within how much period from the date the unit is declared as potentially viable or viable? Question number 16. What appears to be the answer? So the rehabilitation package होता है माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के केस में, उसको फुली इम्प्लीमेंट करना होता है बैंकों ने। कितने पीरियड में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है? फ्रॉम द डेट द यूनिट इज डिक्लेयर्ड एज पोटेंशियली वायबल और वायबल। तो हमने बताना है वो टाइम पीरियड। सो 2 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर या 12 मंथ्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16? सो रिहेबिलिटेशन पैकेज का मीनिंग होता है कि MSc बोरोर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको कुछ रीएडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो पैकेज कहलवाता है रिहेबिलिटेशन का पैकेज। तो एक बार जब हमने स्टडी कर लिया कि वो पोटेंशियली वायबल है, तो कितने पीरियड में हमने उसके पैकेज को इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आंसर? सो ये जो टाइम लिमिट हमारे पास रहता है वो रहता है 6 मंथ्स का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए बोरर विच इज थ्वार्टिंग लेजिटिमेट एफर्ट ऑफ द बैंक टू रिकवर द लोन ड्यू इज कॉल्ड। अगर कोई बोरर ऐसे कोशिश कर रहा है, ऐसा एक्शन ले रहा है कि जो हमारी लीगल एफर्ट्स हैं, हमारे जो लीगल राइट्स हैं, तो उनके अगेंस्ट वो कुछ कर रहा है ताकि हम रिकवरी ना कर पाए ड्यू अमाउंट की, तो उस प्रकार के बोरर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेड फ्लैग्ड अकाउंट, या नॉन कोऑपरेटिव बोरर, या विलफुल डिफॉल्टर, या कहते हैं डिफॉल्टर। तो ये वो बोरर है जो थ्वार्ट कर रहा है हमारी लेजिटिमेट एफर्ट्स को। So what will be the answer for question number 17? So question number 17 के लिए what will be the answer? तो इनको हम कहेंगे नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर्स। क्वेश्चन नंबर 18, who are the persons licensed or registered by IBBI who help in resolution of insolvency and appointed liquidator or bankruptcy trustee under any resolution process under the code? तो ये कोड कौन सा है? ये कोड है IPC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके अंतर्गत जो IBBI है, तो ये बोर्ड है इंसॉल्वेंसी का। सो इंसॉल्वेंसी बोर्ड है ये। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। तो ये किसको लाइसेंस देता है या रजिस्टर करता है? तो जिसने रिजॉल्व करना है इंसॉल्वेंसी को, या अगर लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है तो फिर वो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो हमने बताना है इस पर्सन को हम क्या कहते हैं, क्या इसका डेजिग्नेशन है। ये रहता है फाइनेंशियल एडवाइजर, ये होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये होता है डेट काउंसलर, ये होता है लीगल कंसल्टेंट। तो इनमें से उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18? सो इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हम इसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन यूजफुल लग रहा है तो फिर इसे क्विकली लाइक कर दें, बिकॉज आपके लाइक किए जितने भी सेशंस हैं उनको यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है।
तो आपका लाइक करना मीन्स यू आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो क्विकली लाइक कर देंगे। इसके लिंक को अगर आप अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर देंगे तो उस केस में और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये लेसन पहुंच जाएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, क्योंकि जब आप बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेंगे और आप किसी भी लेसन को मिस नहीं करेंगे। तो क्विकली कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 19, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आर रिजर्वोयर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एंटिटीज अंडर द कोड। तो कोड कौन सा है? तो कोड है आईबीसी कोड। तो कोड हियर मीन्स आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इस कोड के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती हैं, वो रिजर्वर के तौर के ऊपर काम करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सभी एंटिटी से वो लेती हैं। इट इज ए पूलिंग सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटिटीज लाइक बैंक्स, एफआईज, एनबीएफसीज, एआरसीज, कॉर्पोरेट फर्म्स, इंडिविजुअल utilities on any financial or other credit transaction with them. The information available with the IUs, that is information utilities, are accessible through तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं बोरोर्स के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन को पूल कर लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है किसके थ्रू? तो दिस इज एक्सेसिबल थ्रू कॉमन डेटाबेस, फाइनेंशियल रिपोजिटरी, सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या क्रेडिट रजिस्ट्री। तो दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल थ्रू कॉमन डेटाबेस, फाइनेंशियल रिपोजिटरी, सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या क्रेडिट रजिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आंसर? So this is Central Application Programming Interface. Question number ऑप्शन है हमारी सी। चलिए अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड व्हेन कॉर्पोरेट डेटर कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ। हमने यहाँ पे ये बताना है कि आईबीसी के जो प्रोविजंस हैं वो उन कंपनीज के केस में एप्लीकेबल बनते हैं जहां पे उनका डिफॉल्ट का अमाउंट कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिफॉल्ट अमाउंट इज हाउ मच। तो ये 50 लाख एंड अबव होगा, ये 1 करोड़ एंड अबव होगा, ये 10 लाख एंड अबव होगा या 5 करोड़ एंड अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शैल बी द आंसर? सो ये अमाउंट रहेगा 1 करोड़ एंड अबव। सो दैट इज द अमाउंट 1 करोड़ एंड अबव। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम वाइंड अप कर रहे हैं। इस प्रकार के और सेशन ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने उनके वीडियोस वॉच नहीं किए तो उनको ज़रूर वॉच कर लें, और ऐसे ही और सेशन भी हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट लेसन को आप मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।